My dear students, in the second part of our syllabus, we have to discuss analysis of public finance, which includes public goods, public choices, public goods and bureaucracy, and externalities. Chapter 6, Public Goods, was discussed in the previous lecture. Today our target is to Public Choice, Chapter 7. There are three concepts to be considered to evaluate the main concept of public choices. Number one is public mechanism for allocation of resources. Under this we will discuss central problem of public choices, aggregate problem of preferences, comparison of public choices mechanism. The second content of this chapter is allocation of public goods expenditures. For that we will discuss Lindell equilibrium. In the first content, arrows and social choices theory, and in the second content, Linden theory as an alternative. Clear? In the third content of today's lecture, we will discuss the effect of policies in economics, effect of politics in economics, as politics and economics discuss the campaign reforms. सबसे पहले हमें इनफरादी सतह पर प्रेफरेंस रिवोल्यूशन और इज्तिमाई सतह पर एग्रीगेट प्रेफरेंसेस को जानने की ज़रूरत है। इनफरादी सतह पर तरजीहात यानी प्रेफरेंसेस में तीन वजूह की बिना पर हो सकती हैं। नंबर एक पे ज़ाती रुझानात, पब्लिक गुड्स की डिमांड तय करती है कि उन पर कितना खर्चा होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग पब्लिक गुड्स में तालीमी अदारों और पार्क्स को प्रेफर करें, जबकि कोई दूसरे प्राइवेट गुड्स यानी कार और वीडियो गेम्स को पसंद करें। दूसरी वजह यह है इनकम्स। अमीर लोग पब्लिक गुड्स पे खर्चा करने की तरजीह की बजाय प्राइवेट गुड्स को तरजीह देते हैं, जबकि गरीब लोग पब्लिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा होने के बायस गवर्नमेंट से पब्लिक गुड्स पे ज़्यादा खर्चा करने की उम्मीद रखते हैं। तीसरी वजह है टैक्सेस। मुल्क में इकट्ठे किए गए टैक्सेस से ही गवर्नमेंट खर्चा करती है। टैक्स अमीर लोगों से लिया जाता है और गुरबात से कम। चुनाचे पब्लिक गुड्स पर एक्सपेंडिचर्स होने की तरजीह मुख्तलिफ इनकम ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ होती है। यूनिफॉर्म टैक्सेशन में हर कोई एक जैसी रकम टैक्स की मद में अदा करता है, जबकि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में हर कोई अपनी इनकम का मखसूस फीसद अदा करता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स की फीसदी रकम बढ़ती चली जाती है। ज़्यादा इनकम वालों की 10% की रकम कम इनकम वालों की 10% की रकम से ज़्यादा होगी। मसलन अगर कोई 100 रुपये कमाता है तो इसका 10% तो सिर्फ 10 रुपये होगा, जबकि जो बंदा 1000 रुपये कमाता है इसका 10% 100 रुपये होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में कम इनकम वालों के लिए कम शरह टैक्स मसलन 10% होगी, जबकि ज़्यादा इनकम वालों के लिए शरह टैक्स ज़्यादा मसलन 15% होगी। चुनाचे अमीरों पर दोहरा असर होगा कि इनकी 10% की रकम कम इनकम वालों की 10% की रकम से भी ज़्यादा होगी, और इसके साथ साथ इनको 10% की बजाय 15% टैक्स की अदायगी करना होगी। इसी सिनेरियो को फिग 7.1, 7.2 और 7.3 में दिखाया गया है। फिग 7.1 के पैनल ए में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की सूरत में कम इनकम वाले लोगों को कम टैक्स पे करना पड़ता है, चुनाचे वो पब्लिक गुड्स एक्सपेंडिचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि ऊपर वाली BL और इंडिफरेंस कर्व्स को इंटरसेक्शन अमीरों की तरजीह की नुमाइंदगी करता है, जिसमें वो प्राइवेट गुड्स को पब्लिक गुड्स से ज़्यादा डिमांड करते हैं। इनकम और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट एक दूसरे के बरक्स चलते हैं। चुनाचे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों फैक्ट्स की मौजूदगी में इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या होगी। इस फिग के पार्ट बी में यूनिफॉर्म टैक्सेशन के असर को बयान करते हुए बताया गया है कि इस तरह सब्स्टिट्यूशन फैक्ट नहीं होगा, सिर्फ इनकम इफेक्ट होगा, जिसके तहत अमीर लोगों की डिमांड पब्लिक और प्राइवेट दोनों की तरह की अशिया के लिए ज़्यादा होगी, जबकि BL कमतर होने के बायस गरीब लोगों की डिमांड दोनों तरह की गुड्स के लिए अमीर लोगों की निस्बत कम होगी। फिग 7.2 में दिखाया गया है कि यूटिलिटी का इन्हिसार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे होता है। लोगों का इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के मुतवक्के होते हैं, वो G* है। इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेवल पे लोगों का यूटिलिटी लेवल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि BL और इंडिफरेंस का मिलकर यूटिलिटी लेवल डिटरमिन करते हैं। फिग 7.2 में दिखाया गया है
कि जी स्टार से यूटिलिटी लेवल्स ओवर कंजम्पशन और बिलो कंजम्पशन होने की सूरत में दूर होते हैं और एग्जैक्टली जी स्टार लेवल पे नहीं होते। फिग 7.3 में यूटिलिटी लेवल और पब्लिक एक्सपेंडिचर लेवल के रिश्ते को मुख्तलिफ 3 ग्रुप्स यानी लो, मिडिल और हाई के साथ एक मखसूस टैक्स सिस्टम के तहत बयान किया गया है। इस 3 ग्रुप्स यानी लो, मिडिल और हाई के सूरत में दिखाया गया है कि एक मखसूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेवल और टैक्स सिस्टम के तहत जो कि सबके लिए एक ही होता है, इसके बावजूद अमीर लोगों का यूटिलिटी लेवल हाई होता है जबकि मिडिल का उससे कम और गुरबा का सबसे कम। अभी तक हम इंडिविजुअल प्रेफरेंस की मुख्तलिफ सूरत अहवाल देख रहे थे जिसमें हमने देखा कि अगर किसी भी चीज़ की मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो जाता है तो प्रोड्यूसर उस चीज़ को सेल कर देता है और मजीद प्रोड्यूसर का फैसला प्रोडक्शन का फैसला करता है, जबकि एग्रीगेट लेवल पर गवर्नमेंट मजीद प्रोडक्शन का फैसला चीज़ की मार्जिनल कास्ट को मद्देनजर रखते हुए नहीं करती बल्कि लोगों के एक्सपेंडिचर लेवल और इसकी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए करती है। हमने शुरू में बात की थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए 2 अप्रोचेस हैं, एक डायरेक्ट जिसमें हम मेजॉरिटी वोटिंग और एरोज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, दूसरी अप्रोच है इनडायरेक्ट अप्रोच टू पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसमें लिंडन इक्विलिब्रियम के तहत बयान किया जाएगा कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है और कैसे ये हमेशा पेरेटो एफिशिएंट होता है दूसरी इनडायरेक्ट अप्रोच के तहत। मेजॉरिटी वोटिंग के असूल से आप सब आगाह हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए अगर 3 ऑप्शन मसलन नंबर 1 हेल्थ केयर, नंबर 2 डेफिसिट रिडक्शन, नंबर 3 टैक्स कट हों तो इन तीनों में से जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी होगी। लेकिन फ्रेंच फिलॉसफर कंडोरसिट कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर जब वोटिंग प्रोडक्ट्स हो जिसमें हम देखते हैं कि साइकिलिंग वोटिंग होती है। मसलन अगर B beats C एंड C beats A तो हम समझते हैं कि B is the winner because B beats C and C beats A, लेकिन at the same time A beats A, इस सूरत में A हमारी ऑप्शन होनी चाहिए, चुनाचे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसमें यह भी प्रॉब्लम होती है कि जिस पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए वोटिंग ज़्यादा होगी हो सकता है वो पेरेटो ऑप्टिमल या पेरेटो एफिशिएंट भी ना हो। रैंक ऑर्डर इसलिए फेल हो जाती है कि सेम पॉपुलेशन की तरफ से जब मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स के लिए ऑप्शन ली जाती हैं तो इनके फर्स्ट रैंक में फर्स्ट प्रेफरेंस कोई और होती है, लेकिन सेकंड रैंक में प्रेफरेंस का टोटल नंबर फर्स्ट रैंक से भी बढ़ जाता है। हो सकता है कि अगर लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस लाइब्रेरी हो लेकिन सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन से कहीं बढ़कर टेनिस के लिए वोट आ रहा हो, यानी इसमें यह भी देखा जाता है कि ज़्यादा वोट किस को मिले हैं और ये भी देखा जाता है कि वो मैक्सिमम वाला नंबर फर्स्ट ऑप्शन में लाई कर रहा है या उसको एज अ सेकंड ऑप्शन वोट दिया गया है। मैक्सिमम नंबर तो है लेकिन सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट के साथ साथ इसका रैंक भी देखना पड़ेगा। इस तमाम वजूह की बिना पर यह सिस्टम फेल हो जाता है और मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग का काम करता हुआ नजर नहीं आता। अब ये तो हमें पता चल गया कि ना खत्म होने वाला ये पेचीदा वोटिंग का सिस्टम तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के लिए सही नहीं है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका हल क्या है। इसके लिए हम दरअसल 4 अमूर पर गौर करना पड़ेगा कि जो भी मुतबादल सिस्टम हो इसमें ये 4 पहलू मौजूद हों। ट्रांजिटिविटी नंबर 1, इसके बारे में आपने इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इफ A इज ग्रेटर देन B is greater than C, then A should also greater than C. नंबर 2 पे है नॉन डिक्टोरल चॉइसेस। वोटिंग साइकिलिंग से बचने के लिए डिक्टेटर या नुमाइंदगान को पब्लिक एक्सपेंडिचर तय करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसमें यह यकीन दहानी होनी चाहिए कि इनका फैसला किसी खास फर्द या ग्रुप की हिमायत में नहीं होगा। नंबर 3 पे जो चीज़ ज़रूरी है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। मसलन जब हमने स्विमिंग, टेनिस और लाइब्रेरी की मिसाल ली थी, इसकी बुनियाद वक़्त का इस्तेमाल था
कि ये वक़्त कहाँ गुजारा जाना चाहिए, क्या प्रेफरेंस हो सकती है वक़्त के गुजारने के लिए। इसमें मजहबी रुझानात या किसी और की बुनियाद पर इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे से अल्टरनेटिव के तौर पर नहीं लिया गया था। मजीद ये कि प्रेफरेंस पर मौसम का असर भी नहीं शुमार किया गया था। मसलन रेनिंग सीजन में इन प्रेफरेंसेस की रेलिवेंसी मशकूक हो जाएगी। नंबर 4 पे है अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। कस्टमर्स की प्रेफरेंस के लिए हम कोई सेट भी नहीं रख सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के दरमियान प्रेफरेंस हो सकती हैं या फलां मखसूस चीज़ों के लिए प्रेफरेंस हो सकती हैं, बल्कि इनकी डोमेन और रेंज दोनों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने एरोज मॉडल की इम्पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया है और सिंगल पीक और इनएफिशिएंसीज को भी इस किताब के अंदर बयान किया गया है। यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी टू रीड। गवर्नमेंट के फैसले लोगों की मंतकी पसंद और नापसंद और रुझानात की अक्कासी होते हैं। लोग ही अपने लिए नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं जो कि असम्बली में पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक के फैसले करते हैं। अब लोग किसी किस्म के लोगों को अपनी तरजीहात की नुमाइंदगी के लिए चुनते हैं, ये लोगों पे डिपेंड करता है। ये नुमाइंदे बाज़ औक़ात अपने और मखसूस ग्रुप के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करते हैं। इन नुमाइंदों के चुनाव में अमीर लोगों ने जो फंडिंग की होती है वो उनके फैसलों पर असरअंदाज होकर उस फंडिंग का फ़ायदा उठाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि टैक्स पॉलिसी या टैक्स रिफॉर्म्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स या बजट की तैयारी के दौरान ज़ाती पसंद और नापसंद को तरजीह दी जाती है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के लिए अल्टरनेटिव अप्रोचेस भी होती हैं जो कि लिंडल इक्विलिब्रियम अप्रोच कहलाती है। अब तक के लेक्चर और एरो मॉडल के इम्पॉसिबल होने की वजूहात किताब में से पढ़ लेने के बाद और वोटिंग इक्विलिब्रियम की इनएफिशिएंसी के बारे में जान लेने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डायरेक्ट अप्रोच में इक्विलिब्रियम निकालना मुमकिन नहीं, और अगर निकाल भी लें तो परेटो एफिशिएंट नहीं होता। चुनांचे हम लिंडन इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। प्राइवेट गुड्स की टोटल डिमांड वही होती है जो कि फर्म्स की टोटल सप्लाई होती है। टोटल डिमांड तमाम कस्टमर्स की इनफरादी डिमांड को जमा करके निकाली जाती है, जिसे कलेक्टिव डिमांड भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि डिमांड का मतलब किसी चीज़ को लेने के लिए उसे पे करने की सलाहियत और ख्वाहिश का मजमुआ है। चुनांचे पब्लिक गुड्स के लिए भी देखा जाता है कि किसी पब्लिक गुड को लेने के लिए अवाम इसके लिए क्या पे कर सकती है और किस पेमेंट पे उसे लेने के लिए ख्वाहिश रखती है। जैसा कि फिग 7.7 के ए और बी पैनल में दो मुख्तलिफ अफराद के टैक्स प्राइस और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जी स्टार को दिखाया गया है, जबकि पैनल सी में ये दिखाया गया है कि कलेक्टिव टैक्स प्राइस पे किस लेवल पर कलेक्टिव डिमांड कर्व गवर्नमेंट की सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्शन का ये पॉइंट जी स्टार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेवल को डिटरमिन करेगा और गवर्नमेंट के इस एक्सपेंडिचर लेवल पर परेटो एफिशिएंसी भी होगी, और इसी सूरत में इनफरादी वोटिंग सिस्टम के झंझट की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है। किसी इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स की ताकत इनका फैसला होता है। इलेक्शन में खर्च होने वाले बेशुमार पैसे की मिल्कियत एक सियासी पार्टी नहीं होती, बल्कि कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। जो सियासी पार्टियां बजाते खुद अमीर होंगी वो यू टर्न नहीं लेंगी, क्योंकि उनके फैसले अपने होंगे और देर पा इस्तेहकाम की जमानत होंगे। इस मसले को हल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या अफराद में बंदी लगाई जा सकती है कि वो सियासी वर्कर या पार्टी को एक हद से ज़्यादा रकम नहीं दे सकते। लेकिन मुसीबत यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर के जरिए इन रकम देना शुरू कर देती हैं या इन सियासी पार्टियों की तरफ से कोई फंड या स्कीम में फाइनेंसिंग करना शुरू कर देती हैं। इलेक्शन कैंपेन में फाइनेंसिंग करने के अलावा लेबर यूनियंस के जरिए भी असरअंदाज हो सकती है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोटर्स को फाइनेंस करके या टीवी एड्स के जरिए भी ये ग्रुप्स मदाखलत करते हैं जो कि गवर्नमेंट बनने के बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। इन पर ज़्यादा पाबंदियाँ जमहूरियत की बुनियादी पिलर फ्री स्पीच के भी मुनाफी समझी जाती हैं, चुनांचे इन पर ज़्यादा पाबंदियाँ भी नहीं लगाई जा सकती। द परसिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंट इक्विलिब्रियम, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आम इस्तेमाल की चीज़ों से लेकर सहूलियात
और तईशात तक की अशिया की कीमतों में इजाफा होता है। मखसूस ग्रुप्स इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की सूरत में सब्सिडीज लेती हैं, जिससे रिसोर्स एलोकेशन में न सिर्फ इक्विटी के असूल को पसे पुश डाल दिया जाता है, बल्कि एफिशिएंसी के ज़वाबित को भी कतई नज़र कर दिया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए पैरेटो ऑप्टिमलिटी को अचीव किया जा सकता है। न जाने क्यों ये प्रेशर ग्रुप्स और अफराद उनकी तरफ नहीं जाते। इस सवाल के जवाब में कहा जाता है, नंबर 1 कि चूंकि इलेक्शन में नुमाइंदगान का चुनाव अवाम की तरफ से किया जाता है, चुनाचे किसी दूसरे अल्टरनेटिव पे जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। मजीद अगर कोई प्राइवेटली कोशिश करेगा कि पब्लिक गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो तो अंडर सप्लाई का इशू आ सकता है। नंबर 2 पे इस सवाल के जवाब में कहा जाता है कि रिसोर्स एलोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स को मद्देनजर रखा जाता है। मसलन वोटर्स जानबूझकर अमीर राइस फार्मर के हक में वोट देंगे। हालांकि इनको गरीब और अमीर दोनों के मफाद को नजर रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसके नतीजे में अमीर राइस फार्मर खुद ब खुद इससे फायदा उठाने वाला हो जाएगा। ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो कि इस सेक्टर में पैरेटो ऑप्टिमलिटी को यकीनी बनाए। मसलन इनके लिए किसी दूसरे ऐसे शोबे में मौके पैदा करना जहां इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और बाकी जो रह जाने वाले होंगे इस सेक्टर में उनके लिए भी मौके बढ़ जाएंगे। जब सिर्फ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स की मद्देनजर फैसले लिए जाएंगे तो पूरा ढांचा हिलकर रह जाएगा, जिससे इस सेक्टर को सब्सिडी देना भी मुमकिन ना होगा और ना ही पैरेटो ऑप्टिमलिटी के तकाजे पूरे हो सकेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी पढ़ाई में आपका मददगार साबित हो सकूं। स्टूडेंट सिलेबस के हवाले से परेशानी का इजहार करते हैं। मैं कहता हूं आप बुक रीडिंग स्टार्ट करके तो देखें। इन लेक्चर्स की मदद से आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह।